हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हाउ आर स्टूडेंट? कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करूंगा सब आप अच्छे होंगे और पढ़ रहे होंगे बहुत अच्छे तरीके से। तो किस तरह हमारी इससे पहले मैंने एक बहुत अच्छा वीडियो बनाया था जिसमें आपको समझाया था कि यूनाइटेड नेशन क्या होता है, यूएनओ क्या होता है। यूएनओ पर बहुत ही अच्छे तरीके से और गहन तरीके से चर्चा की थी आपके साथ। अगर नहीं देखा तो मेरे यूट्यूब चैनल पर, मतलब आपके यूट्यूब चैनल पर एक प्ले लिस्ट दिखाई देगी आपको। SN10 एजुकेशन के अंदर आपको प्ले लिस्ट दिखाई देगी। उस प्ले लिस्ट के अंदर एक संगठन बनाया गया है, जितने भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन होंगे वे सभी आपको पढ़ाए जाएंगे। इसी के उपलक्ष्य में आज मैं आपके सामने लेकर जो एक नया टॉपिक उपस्थित हुआ हूँ, उसका भी एक वो भी एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। उस अंतर्राष्ट्रीय संगठन वो जो आजकल बहुत चर्चाओं में रहता है, वो जो चर्चाओं में है और चर्चाओं में रहता है, उस अंतर्राष्ट्रीय संगठन पर आपके साथ आज बात करना चाह रहे हैं। ठीक है, चलिए बच्चों, आज मैं जिसके बारे में, संगठन के बारे में आज आपको पढ़ाऊंगा। आपने अक्सर सुना होगा कि WHO की रिपोर्ट के अनुसार, मोदी जी अपने लेक्चर में जिक्र करते रहते हैं कि WHO की रिपोर्ट के अनुसार ऐसा हुआ कैसा हुआ। आइए जानते हैं आज अच्छी तरीके से कि WHO है क्या। आज इसलिए भी जानेंगे, आपके जो परीक्षा होगी, कोई सी भी परीक्षा हो, कभी भी कोई भी परीक्षा हो, उसके लिहाज से महत्वपूर्ण होगा। आज के बाद आप कभी भी WHO के बारे में पढ़ेंगे तो जितना मैं पढ़ाऊंगा उससे ज़्यादा कभी नहीं जान पाएंगे। आप सुनकर हैरान हो जाएंगे। शायद ही आपको कोई इतना खास पढ़ाया जाएगा, इतना किसी के द्वारा इतना अच्छा पढ़ाया जाएगा, शायद ही कभी। मैं ये तो नहीं कहता कि कोई पढ़ाएगा, लेकिन मैं ऐसा मानता हूँ शायद ही कोई इस तरह समझा पाएगा जिस तरह मैं समझाने की कोशिश करूँगा। मैं आपके साथ अपनी नॉलेज, जो मेरी नॉलेज है, मेरे द्वारा जो गेन की गई नॉलेज है, उसे शेयर करने की कोशिश करूँगा। आइए बच्चों, जानते हैं कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन किसे कहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी क्या कहते हैं, विश्व स्वास्थ्य संगठन क्या है, कब बना, क्यों, कारण, सब पढ़ने वाले हैं आज। कौन सी रिपोर्ट जारी करता है, क्यों करता है, कहाँ है इसका मुख्यालय, कहाँ इसका हेडक्वार्टर है, क्या भारत में है या नहीं है, आज इसके बारे में बहुत अच्छे तरीके से आपके साथ बात करना चाह रहे हैं। चलिए तो बच्चों, बात करेंगे आज वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। आप सब बच्चे, जैसे कि मैंने आपको बताया था, आपको एक अलग ही नोटबुक बनानी होगी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की। मैंने आपको समझाया था संडे या सैटरडे को, लगभग हर संडे या सैटरडे को एक स्पेशल क्लास होगी। उस स्पेशल क्लास के अंतर्गत आपको जो प्रोवाइड कराया जाएगा वो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन अर्थात अंतर्राष्ट्रीय संगठन होंगे। उस अंतर्राष्ट्रीय संगठन आपका जो दिमाग होगा, यानी आपकी जो आसपास न्यूज़ पढ़ते होंगे, उसे समझने में मदद करेंगे और अलग अलग क्षेत्रों में आपकी मदद करने के लिए योग्य होंगे, जो मैं आपको ये संगठन पढ़ाऊंगा। आज मैं संगठन को क्रम वाइज और क्रमवार चर्चा करूंगा, क्योंकि मेरा जो वीडियो होता है वो पिछले वाले से लिंक होता है। मेरा जो आज मैं वीडियो बना रहा हूँ, ये भी कुछ पिछले वाले वीडियो से लिंक होगा। अगर आप अभी तक आपने यूएनओ के बारे में नहीं पढ़ा तो एक काम करिए, मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, आप जाइए वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद आपको यूएनओ की पूरी जानकारी होगी, तब आप इसे और अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। वरना मेरा समझाने का तरीका तो आपको पता ही है, मैं किस तरह समझाता हूँ। जब मैं समझाता हूँ तो बहुत ज़्यादा समझाता हूँ। चलिए बच्चों, आज बात करना चाहते हैं आपके साथ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन क्या है, विश्व स्वास्थ्य संगठन क्या है। चलिए बताऊँ बच्चों। चलो, कहानी में थोड़ी लंबी खींचूंगा तो टेंशन मत लेना। समय था 1897 का। देखो, सुनना ध्यान लगा, सुनना सब बच्चे। 1900 भी नहीं आया था, यानी 19वीं सदी का समय था, 19वीं सदी का लास्ट, 19वीं सदी का अंतिम दशक 1897 में। तो 1897 ईस्वी में एक महामारी फैली थी। उस टाइम यहाँ अंग्रेजी अधिपत्य था, मैं आपको हिस्ट्री में पढ़ाऊंगा। तो उस समय एक अधिनियम पारित हुआ था ब्रिटिश सरकार के द्वारा, जो ब्रिटिश सरकार के द्वारा पारित हुआ था, उसे कहते हैं 1897 का महामारी अधिनियम। 1897 का महामारी अधिनियम, लेकिन ब्रिटिश और यूरोप के अंतर्गत। तो उसके बाद धीरे धीरे अनेक प्रकार की नई बीमारियां आती रही, अलग अलग प्रकार के वायरस आते रहे। तो इन पर कंट्रोल करने के लिए एक संस्था का निर्माण करना बहुत ही जरूरी था, क्योंकि किसी भी क्षेत्र के अंदर अलग अलग देश के अंदर, क्योंकि किसी भी क्षेत्र के अंदर, देखो इतनी बड़ी दुनिया है, किसी भी अलग अलग क्षेत्र के अंदर कहीं भी किसी को कोई भी बीमारी हो सकती है। तो इस तरह इसे ध्यान में रखते हुए 1919 में भी एक बीमारी आई थी, जब प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था। तो उसके अंतर्गत, उसके दौरान भी एक बीमारी आई थी, है ना। उसमें कुछ अंग्रेजी सैनिक भी संक्रमित हुए थे। तो इस तरह समय पर नई बीमारियां आती रही हैं, इनका सिलसिला जारी रहता है। तो इसको केंद्र में रखकर सन 1946 में, 22 जुलाई 1946 में, डेट नोट कीजिए, 22 जुलाई 1946 में एक संगठन का प्रस्ताव रखा गया यूएनओ के सामने संगठन का प्रस्ताव रखा गया 22 जुलाई 1946 के सामने। यूएनओ क्या है?
संयुक्त राष्ट्र संघ जिसमें पूरी दुनिया शामिल है उसे कहते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ, यूएनओ, यूनाइटेड नेशन, जिसे यूनाइटेड नेशन कहते हैं, जिसमें पूरी दुनिया शामिल है। 22 जुलाई 1946 को उसके सामने एक प्रस्ताव रखा गया। 22 जुलाई 1946 को जब उसके सामने प्रस्ताव रखा गया तो उसके बाद तो 15 नवंबर जो मैं आपको बताऊंगा वो किसी बुक में नहीं मिलने वाला। 15 नवंबर 1947 ईस्वी को वो प्रस्ताव अभिगत कर लिया गया। अर्थात इसमें कहा गया कि जो वर्ल्ड हेल्थ, एक पूरी दुनिया का ध्यान रखने के लिए एक वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन होगा, ऐसा कहा गया 15 नवंबर 1947 को। इसकी बात यूएनओ के द्वारा एक्सेप्ट कर ली गई। जैसे मैं बताऊंगा पर्सन आपके सारे हो जाएंगे, पहले मुझे सुनिए, अच्छे लोगों को सुनने की आदत डालिए। 15 नवंबर 1947 को एक जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन था, विश्व स्वास्थ्य संगठन था, इसका अधिकरण कर लिया गया, इसे सम्मिलित कर लिया गया, यूएनओ के द्वारा एक्सेप्ट कर लिया गया। चलिए, यूएनओ द्वारा एक्सेप्ट कर लिया गया। और लेकिन तो क्या हुआ, इसकी जब पहली बैठक हुई, इसका जो मुख्यालय था, हेडक्वार्टर, मुख्यालय को इंग्लिश में हेडक्वार्टर बोलते हैं, इसका हेडक्वार्टर था जिनेवा में। जिनेवा कहाँ से? जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर। जिनेवा एक शहर है, उसकी स्विट्जरलैंड के अंदर जिनेवा इसका मुख्यालय था। तो वहाँ इसकी पहली बैठक हुई, वो भी 7 अप्रैल 1948 को। आप नोट कर सकते हैं, 7 अप्रैल 1948 को इसकी पहली बैठक हुई। 7 अप्रैल 1948 को इसकी पहली बैठक हुई और उसमें लगभग 150 देशों के सदस्यों ने भाग लिया। 150 देशों के सदस्यों ने पार्टिसिपेट किया। और 7 अप्रैल 1948 को, तो 7 अप्रैल जो अस्तित्व में आया, पेपर में प्रश्न पूछा जा सकता है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना कब हुई, तो इस दिन को मानते हैं, याद रखिए 7 अप्रैल 1948 को मानते हैं कि विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना हुई। इसलिए 7 अप्रैल को प्रत्येक वर्ष 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे बनाया जाता है, विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। इस साल भी बनाया गया था, जिसकी थीम रखी जाती है, एक इंटरनेशनल टैगलाइन रखी जाती है। वो क्या रखी जाती है? इसी ऑल ऑफ हेल्थ। इस बार की जो थीम थी ऑल ऑफ हेल्थ, इस बार की, वैसे इस बार तो कोरोना वायरस चल रहा था जिसके कारण ये इसका आयोजन नहीं किया गया। लेकिन जो 2019 का मैं आपको बता रहा हूँ, 2019 का आंकड़ा दे रहा हूँ, इसकी जो थीम थी, हर साल 7 अप्रैल को, हर साल यानी हर वर्ष, प्रत्येक वर्ष 7 अप्रैल को एक वर्ल्ड हेल्थ डे बनाया जाता है इसी के उपलक्ष्य में। क्यों? क्योंकि इस दिन क्या हुआ था, इस दिन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना मानी जाती है। मैंने आपको बताया कहाँ से संस्थाएं चली आ रही थी, समझे, कहाँ से संस्थाएं चली आ रही थी। मैंने आपको बताया 7 अप्रैल की डेट आपको नहीं भूलनी है। 7 अप्रैल 1948 ईस्वी को पूरी दुनिया में वर्ल्ड हेल्थ डे बनाया जाता है। भारत के अंदर ही मनाया जाता है, लेकिन इस बार हम नहीं मना पाए। क्यों? क्योंकि आप समझ सकते हैं बीमारी कौन सी थी, कोरोना वायरस के कारण कुछ भी नहीं हो पाया। तो बच्चों 7 अप्रैल 1948 को, लेकिन 5 अप्रैल को आपने घंटी तो बजाई थी, बहुत अच्छी बात है। चलिए, 7 अप्रैल 1948 ईस्वी को क्या, 7 अप्रैल 1948 ईस्वी को वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया जाता है। वर्ल्ड हेल्थ डे क्यों मनाया जाता है? पूरी दुनिया में पूरी दुनिया के व्यक्तियों को जागरूक करने के लिए वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया जाता है। जागरूक, स्वास्थ्य के प्रति सचेत करने के लिए वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया जाता है, विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। कब? 7 अप्रैल 1948 को। अच्छा, ये बताओ कि भारत इसका सदस्य कब बना था? जानते हो? भारत इसका सदस्य इसके बनने से पहले बन गया था। वो कब? 12 जनवरी 1948 को। डेट नोट करो, भारत ने इसकी सदस्य कब प्राप्त की? 12 जनवरी 1948 को भारत इसका सदस्य बन गया था। याद रखना बात, या समझे, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ मैं आपको। 12 जनवरी 1948 को भारत इसका सदस्य बन गया था। चलिए, अच्छा क्या होता है इसके अंदर, आपको दोस्त जानकर हैरानी होगी, इसके अंदर 7000 लोग काम करते हैं। अच्छा, केवल जिनेवा के अंदर रहते हैं। इसका हेडक्वार्टर कहाँ से? हेडक्वार्टर इसका किसका? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ? आप पूछेंगे मुझसे, सर इसका हेडक्वार्टर कहाँ? तो बच्चों हम बताएंगे इसका हेडक्वार्टर मतलब मुख्यालय। जब भी मैं कोई संगठन पढ़ाऊंगा उसका मुख्यालय पता होना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। ये एग्जाम के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण होता है, समझे। कहाँ इसका मुख्यालय? इसका मुख्यालय बच्चों पता कहाँ? जिनेवा के अंदर। जिनेवा कहाँ? स्विट्जरलैंड के अंदर। अच्छा चलो, मेरे एक बात और याद आई, क्या जिनेवा का जो जिनेवा होगा, जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर, क्या बस एक ही संगठन का मुख्यालय है? 4 ऐसे संगठन और बता रहा हूँ, काफ़ी में नोट कर लो, जिनका मुख्यालय जिनेवा के अंदर। आए दिन पेपर में पूछे जाते हैं इसका मुख्यालय कहाँ, इसका हेडक्वार्टर कहाँ। तो 4 ऐसे संगठन का नाम बता रहा हूँ आपको। नंबर 1, एक संगठन लिखो, इंटरनेशनल, लिख लो, काफ़ी में नोट कर लेना सब बच्चे। इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन। इसका हिंदी में पता क्या नाम है? चलो लिख देता हूँ, सॉरी। चलो 4 ऐसे संगठन का नाम बता रहा हूं आपको।
4 ऐसे संगठन का नाम बता रहा हूँ आपको। पहला संगठन इंटरनेशनल, आप खुद लिख लेना, इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन ऑर्गेनाइजेशन। यार मैं इनके बारे में नहीं पढ़ा रहा हूँ, अलग से पढ़ाऊंगा इनके बारे में। ये भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, तो साथ साथ लिख लो ना, जो मेरे दिमाग से निकल रहा लिख लो यार, क्या जा रहा है समझे, पूछे जाते हैं पेपर में। इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा हिंदी में बताता हूँ भी, इसे कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय पूरा नहीं लिखूंगा मैं, आपसे इतनी अपेक्षा कर सकता हूँ कि आप लिख सकते हैं। इंटरनेशनल की भी आप इस तरह लिख सकते होंगे, टेलीकम्युनिकेशन और ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि आपसे इतनी अपेक्षा की जाती है। अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ, अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ या संगठन, अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संगठन, समझिए होंगे आप। चलिए एक और, अच्छा और कौन सा होगा, आप पूछेंगे सर और कौन सा, ये भी संगठन है, इसके बारे में पढ़ाओगे? जी हाँ पढ़ाऊंगा, 1 मिनट रुकिए बस, अभी नहीं, कुछ दिन रुकिए, यानी हफ्ते वाइज एक संगठन जरूर आएगा। दूसरा, अगर मैं स्वस्थ हो समझे, इसलिए आज वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि मैं आज स्वस्थ हो लगा। चलिए एक WTO, अच्छा ये WTO इसका क्या काम है ये भी बताएंगे, अभी नहीं बता सकता, मजबूर हूँ, लेकिन बाद में बताऊंगा, बहुत अच्छे तरीके से समझाऊंगा पूरा का पूरा संगठन, जिस तरह WHO समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, समझे। WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, अच्छा ये क्या होता है, विश्व व्यापार संगठन। अच्छा ये विश्व व्यापार संगठन का क्या काम हो, दुनिया में जितना भी ट्रेड होता है ना, फ्री ट्रेड, ग्लोबलाइजेशन के दौर में आया है, ग्लोबलाइजेशन का जो दौर था उसमें आया वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। कोई भी देश एक दूसरे देश के अंदर सामान बेचने से रोक नहीं सकता, दुनिया की प्रतिबंध लगा देंगे, क्या यहाँ के लोग कहते हैं ना कि चाइना के सामान का प्रतिबंध करो, ऐसा नहीं कर सकते आप। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन विश्व व्यापार संगठन के नियमों का उल्लंघन होगा, इसका भी खुद का एक संविधान बनाया गया, आप उसके संविधानों का उल्लंघन कर रहे होंगे अगर ऐसा करते पाए गए तो, समझे, और आपको प्रतिबंध लगा जा सकते हैं WTO के द्वारा, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, समझे। तो बताइए बाद में आपको, विश्व व्यापार संगठन, विश्व व्यापार क्यों पढ़ा जा रहे हैं, ये इसलिए पढ़ाए जा रहे हैं बच्चों, क्यों, क्योंकि जो मैं आपको संगठन इधर बता रहा हूँ ना, WHO का जहाँ हेडक्वार्टर है ना, 4 ऐसे संगठन के नाम और बता रहा हूँ जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन होंगे, उनका भी जो मुख्यालय होगा वो भी जिनेवा के अंतर्गत होगा, स्विट्जरलैंड के अंतर्गत ही होगा, समझे। तो आप लिख सकते हैं विश्व व्यापार संगठन, समझे। नंबर 3, अच्छा सर और बताओ, ये और भी बताता हूँ, ILO सर ये क्या है, इसे बोलते हैं बच्चों इंटरनेशनल लिबरलाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल लिबरलाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा सर ये किसे कहते हैं, इसका मुख्यालय कहाँ, जिनेवा में, घबराना मत बिल्कुल भी। इंटरनेशनल लिबरलाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। अच्छा कब बनाया गया था, अभी नहीं बताता कब बनाया गया था, विस्तार पूर्वक समझाऊंगा, पता सब बताया तो इतना समझा दूंगा, शायद ही कभी इतना समझ पाओगे। इसका भी मुख्यालय वहीं लिख लेना, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। श्रम, पूरी दुनिया के मजदूर यहाँ इकट्ठा होते हैं, इसमें शिकायत की जा सकती है अगर मजदूरों का किसी भी क्षेत्र के अंदर शोषण होता पाया गया, लेकिन ये पहले नहीं आता अंग्रेजों के संग, समझे। अभी बनाया अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। चलिए लिख लेना संगठन, ठीक है। चलिए संघ भी कह सकते हैं सर। नंबर 4, अच्छा सर और बताता हूँ, UNHCR, जानते हो UNHCR क्या होता है? चलिए एक मिनट रुकिए, देखो UNHCR क्या होता है, UN का मतलब हो यूनाइटेड नेशन, UN का क्या मतलब होगा बच्चों, यूनाइटेड नेशन हाई कम्युनिकेशन फॉर रिफ्यूज, यूनाइटेड नेशन हाई कम्युनिकेशन फॉर रिफ्यूजीज। अच्छा जानते हैं रिफ्यूजीज किसे बोलते हैं? अच्छा इसे बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय शरणार्थी संगठन, समझे क्या होता है इसका? रिफ्यूजीज किसे बोलते हैं? मूवी आई थी रिफ्यूजीज, एक उसकी अभिषेक बच्चन की मूवी थी, वो देखिए मैंने पूरी मूवी, आप देखना हो तो रिफ्यूजीज। देखो क्या हो, अगर कोई व्यक्ति यहाँ का धोखे से पाकिस्तान चला जा, है ना, तो पाकिस्तान चला जा
और वहीं जाकर रहना स्टार्ट कर दो, तो वो व्यक्ति जो पाकिस्तान के अंदर रहा ना, उसे रिफ्यूजिस बोलते हैं, शरणार्थी बोलते हैं। अवैध तरीके तो जो आया उसे बोलते शरणार्थी, शरण लेने चला आया उसे बोलते शरणार्थी, उसे बोलते रिफ्यूजिस, रिफ्यूज़ करने आया यानी रहने के लिए आया, शरणार्थी बोलते हैं उसे। समझे? इस तरह और भी समझेंगे, जितना मैं डिटेल से चर्चा करूँगा और भी आपका दिमाग दिमाग जो आपका माइंड होगा मेरे साथ पढ़ते पढ़ते इंक्रीज हो जाएगा। समझे? तो 4 संगठनों के अभी नाम बताया मैंने आपको। 5 संगठन कौन सा? WHO। इन 5 के 5 संगठनों का 5 ऐसे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन दिखाई देंगे आपको, समझाए जाएंगे, 4 भी समझाए जाएंगे। घबराना मत, बिल्कुल भी कोई बच्चा घबराएगा नहीं, है नहीं, वैसे घबराते तो आप है ही नहीं। 4 संगठन और भी आपको समझाए जाएंगे, लेकिन समय पर समझाए जाएंगे। समझे? किसी भी चीज़ का एक सही समय होता है, अभी इनका सही समय नहीं आया, समझाया जाएगा धीरे धीरे, आप समझ जाइए। अच्छा चलिए, देखा? और हाँ, तो बच्चों आपने इन चारों के नाम लिख लिए होंगे। अब ये तो कई बार पूछा गया पेपर में प्रश्न कि जो WHO होगा उसका मुख्यालय कहाँ, तो इसका मुख्यालय मतलब हेडक्वार्टर, मुख्यालय मतलब हेडक्वार्टर। इसका हेडक्वार्टर कहाँ होगा बच्चों? जिनेवा। कहाँ होगा? जिनेवा। ये जिनेवा कहाँ? स्विट्जरलैंड के अंदर। अब स्विट्जरलैंड कहाँ? यूरोप के अंदर। अच्छा यूरोप कहाँ? यूरोप यार एक महाद्वीप है, ऐसा तो ना करो, इसलिए तो कहता हूँ भूगोल पढ़ो। भूगोल के अंदर जो मैपिंग होगी वो बहुत आनी जरूरी है, मैं आपको सिखाऊंगा मैपिंग, है ना। मैं 7 से 8 वीडियो बनाऊंगा केवल मैपिंग के, कि आप जान सको जो आए दिन चर्चाओं में रहते हैं नाम, है ना, जो नाम चर्चाओं में रहते होंगे, इसलिए मैप पढ़ना जरूरी। यूरोप का, एशिया का और अफ्रीकी महाद्वीप का, इन सारे देशों के नाम भी याद होने बहुत ज़्यादा जरूरी हो, समझे, और रिविजन करना भी बहुत ज़्यादा जरूरी, इसलिए भूगोल ज़्यादा जरूरी। हेडक्वार्टर कहाँ था? जिनेवा। चलिए बहुत अच्छी बात। कितने लोग काम करते हैं इसके अंदर? 7000। अच्छा 7000 लोगों को सैलरी कहाँ से आती है ये भी बताऊंगा आपको। डोनाल्ड ट्रंप, देखा नाम डोनाल्ड ट्रंप का, उन्होंने उसको प्रतिबंध लगा दिया। अमेरिका सबसे ज़्यादा पैसे देता, अमेरिका सबसे ज़्यादा पैसे देता, किसे देता? सबसे ज़्यादा पैसे किसे देता? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को। इनके पास फंडिंग होती है। अभी मेरे पास दिखाता मैं आपको, रुकिए सॉरी, स्क्रीन होती तो मैं आपको दिखाता इनकी फंडिंग कहाँ से आती है, कौन कौन पैसे देता। भारत भी इसके अंदर फंड जमा करता है नहीं, इसके अंदर फंड जमा करता। 7000 लोगों की सैलरी पूरी दुनिया से आती है। 194 देश है इसके अंदर वर्तमान समय में, कितने? 194 देश। याद रखना, ये पूछा जाता है पेपर पर्सन कि जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कितने देश है ना, इसके अंदर कितने देश सम्मिलित है आपस में, तो इसके अंदर 194 देश सम्मिलित है। अच्छा कार्य क्या होता है इसका ये भी बताएंगे आपको। कौन सा दिन? 7 अप्रैल 1948। दिमाग में आपके डेट छप जानी चाहिए, दोबारा फिर सुनना। 7 अप्रैल 1948 डेट फिक्स कर लो, सब बच्चे अपने दिमाग में डेट फिक्स कर लो। 7 अप्रैल 1948 जिनेवा मुख्यालय हो गया। मुख्यालय हेडक्वार्टर कहाँ होगा इसका? मुख्यालय में होगा। क्या पढ़ रहे? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। बार बार उच्चारण करना होगा, सीख जाओगे, बोल बोल कर पढ़ोगे, इसका गारंटी से सीख जाओगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और क्या जानते हैं इसके बारे में? सबसे पहली बात, इसके प्राथमिक क्षेत्र क्या होंगे? प्राइमरी सेक्टर क्या होंगे इसके? है नहीं, ये प्राइमरी सेक्टर किसे कहते हैं? कौन कौन से क्षेत्र पर ध्यान देता होगा, ये कौन कौन से क्षेत्र पर ध्यान देता हो उसे बोलते हैं प्राथमिक क्षेत्र। इसकी फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है ना। मैं हूँ, मेरी भी खुद की लाइफ होगी, लेकिन मैं फर्स्ट प्रायोरिटी किसे देता हूँ? मैं फर्स्ट प्रायोरिटी, याद रखना, मैं पढ़ाई की देता हूँ। सबसे पहले पढ़ाई, उसके बाद सब कुछ बाद में, उसके बाद सब चीज़ बाद में होगी। मैं पढ़ाई देता हूँ, पढ़ाई को फर्स्ट प्रायोरिटी देता हूँ। दूसरे नंबर पढ़ाने पर, है ना। पहला मेरा काम पढ़ना, खुद का नॉलेज गेन करना, दूसरे नंबर का पढ़ाना, तीसरे नंबर पर अदर, वो नहीं बताऊँगा। हाँ, तो प्राथमिक क्षेत्र इसी तरह जो WHO एक संगठन होगा, उस संगठन का प्राथमिक काम क्या होगा, उसका जो प्राथमिक काम होगा आइए जानते हैं। और कौन कौन से काम हो सकते हैं इसका काम होता है बच्चों, स्वास्थ्य प्रणाली में सुधार करना। हमारी अपनी खुद की स्वास्थ्य प्रणाली में सुधार ना करना, पूरी दुनिया की स्वास्थ्य प्रणाली में सुधार करना। इसलिए आप देख पाओगे, है नहीं, इस तरह बनाया गया और चारों तरफ जैतून की पत्ती बनाएंगी और बीच में एक लकीर खींचकर सांप से का चिन्ह बनाया गया। अच्छा वो क्या है? वही कहता है इसे पूरी दुनिया खतरे से बचाना, पूरी दुनिया को क्या से खतरे से बचाना, इसका चिन्ह दिखाई देगा आपको, है ना। जब आप मेरा वीडियो देख रहे होंगे, इसके ऊपर ही, जब मेरा वीडियो देख रहे होंगे आप, इसके ऊपर ही वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का साइन दिखाई देगा आपको, प्रतीक दिखाई देगा। इसका प्रतीक किसी पेपर में नहीं पूछने वाला, आपको पता होना चाहिए इसका मतलब क्या होगा। पूरी दुनिया को खतरे से बचाना, स्वास्थ्य के प्रति सचेत करना, किसका काम? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का। कितने सदस्य इसके अंदर? 194 सदस्य। हेडक्वार्टर कहाँ? जिनेवा के अंदर। चलिए और आइए जानते हैं और क्या जानना। स्वास्थ्य प्रणाली में सुधार करना, आप नोट कर रहे होंगे, है ना। आप ऐसे हेडिंग नाम देना सब बच्चे, प्राथमिक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र इनमें तो क्या दोस्त,
प्राथमिक प्राइमरी सेक्टर, प्राथमिक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र मतलब स्वास्थ्य प्रणाली में सुधार करना। दूसरा काम इसका प्राथमिक क्षेत्र तो ये हुआ इसका स्वास्थ्य प्रणाली में सुधार। वो सीधा क्वेश्चन पूछ सकता है, निम्नलिखित में से कौन से WHO का कार्य नहीं है, निम्नलिखित में से कौन से WHO के प्राथमिक क्षेत्र नहीं है। आप कंफ्यूज हो जाओगे, आपको कार्य तो बहुत बढ़िया लगेगी लेकिन प्रश्न कर नहीं पाओगे। तो ऐसी पढ़ाई का भी क्या फायदा जिससे प्रश्न नहीं छूट जाए, है ना। ऐसी कहानियों का भी क्या फायदा, इसलिए आप सुनो और लिखो, पहले सुनो समझो फिर लिखो। तो पहला प्राथमिक क्षेत्र स्वास्थ्य प्रणाली में सुधार करना, ऐसा ना लिखो, इस तरह लिखो विश्व स्वास्थ्य प्रणाली में सुधार करना। समझ रहे होंगे आप, विश्व स्वास्थ्य प्रणाली में सुधार करना। और दूसरे नंबर पर संचारी और गैर संचारी रोगों की जांच करना। संचारी और गैर संचारी रोग, अच्छा संचारी और गैर संचारी रोग क्या हो, ऐसी डिसीज क्या हो, कम्युनिकेशन डिसीज किसे कहते हैं, नॉन कम्युनिकेशन डिसीज किसे कहते हैं, संचारी रोग और गैर संचारी रोग किसे कहते हैं, भाई जानते हैं इसको। टीबी का नाम सुना, टीबी का नाम सुना। अच्छा पोलियो का नाम सुना होगा, हाँ सुना होगा, है तो नहीं किसी, सॉरी यार होगा भी, तो ऐसा कहना नहीं चाहिए। पोलियो का नाम सुना होगा। 1948 भारत पता क्यों आया था इसके अंदर, भारत इसलिए आया था सन 1948 में ना, भारत में पोलियो के सबसे ज़्यादा मरीज पाए जाते थे। सन 1948 में भारत के अंदर पोलियो के सबसे ज़्यादा मरीज पाए जाते थे। 1948 में फिर इसकी पार्टिसिपेट हुई, है ना। 1948 में फिर 1900 और एक और रोग था यहाँ, चेचक। कौन सा, चेचक, जिसे स्मॉल पॉक्स बोलते हैं। स्मॉल पॉक्स इसीलिए आया था। और पूरी दुनिया में मिलकर एक संगठन चलाया, पूरी दुनिया में जितने चेचक के मरीज थे, पूरी दुनिया में जितने पोलियो के मरीज थे ना, 67% भारत में थे। सबसे ज़्यादा विकलांग भारत के अंदर पैदा हुआ करते थे। लेकिन भारत ने काफ़ी मदद दी और धीरे धीरे 1980 2001 तक पोलियो की जैसे दवाई बनाई। देखो अपना पोलियो के ड्रॉप पिलाते हैं, आदि पिलाते हैं, ताकि कोई भी बच्चा विकलांग ना हो, समझे, कोई भी बच्चा विकलांग ना हो, किसी को पोलियो ना हो, समझे। इसलिए जागरूकता अभियान चले जाते हैं। ये सब काम किसका, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का, समझ गए। हाँ, तो संचारी रोग और गैर संचारी रोग। संचारी रोग जिनका संचरण होता है, संचरण का मतलब जो हवा से फैलते हो, है ना। गैर संचारी रोग क्या होंगे, जो हवा से नहीं फैलते, इस तरह के रोग भी। तो संचारी और गैर संचारी रोग, डिसीज, कम्युनिकेशन डिसीज और नॉन कम्युनिकेशन डिसीज जो होगी, इस तरह की घटना, इस तरह की जो बीमारी होती है, इस तरह के रोग होते हैं, इस तरह की डिसीज होती है, इस तरह का किसी भी प्रकार का वायरस हो, है ना, जब वो विश्व स्वास्थ्य के लिए खतरा बन जाए, तो याद रखना, तो हस्तक्षेप कौन करने के लिए आएगा, हस्तक्षेप जो करने के लिए आएगा, जो संगठन का नाम होगा, वो होगा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, समझे। इसके पास बहुत $1.8 मिलियन, समझो, प्रत्येक इसका बजट है, खुद का खर्च करने होते हैं। पैसा कहाँ जाता है, पूरी दुनिया के देश मिलकर देते हैं जो उसके सदस्य होते हैं, समझ गए। सबसे ज़्यादा पैसा कौन देता, अमेरिका देता है सबसे ज़्यादा पैसा, फंडिंग 500 कुछ मिलियन डॉलर था। चलो बाद में बताऊँगा, हमें उनसे मतलब नहीं है। पेपर में ऐसे पर्सन नहीं आते, पेपर पर्सन वो आते हैं जो मैं पढ़ाता हूँ। पेपर वो नहीं आता जो तुम पढ़ते हो, पेपर वो आएगा जो मैं बताता हूँ। जिंदगी में काम भी होने वाला जो मैं बताऊँगा, समझे। अब तक वही आया होगा और अब तक वही आएगा, समझे। और बच्चों, कोऑपरेट सेवाएं, कोऑपरेटेड जो सर्विस होगी उसके अंदर, अच्छा एक बात बताओ, हमारे यहाँ कंपनी खोल दी गई है ना, कंपनी खोल दी गई, तो उनसे कंपनी जो जितनी भी इंडस्ट्री खोली गई, इंडस्ट्री तो क्या निकलता, धुआं निकलता होगा, वो आसमान के अंदर जाता होगा और प्रदूषण फैलाता होगा और किसे बीमार करता होगा, याद रखो, व्यक्तियों को। व्यक्ति स्वास्थ्य खतरा होगा, है ना, व्यक्ति स्वास्थ्य खतरा होगा, व्यक्ति स्वास्थ्य खतरा होगा और पूरी दुनिया के जब व्यक्ति स्वास्थ्य को खतरा होगा तो फिर हस्तक्षेप करने के लिए कौन आगा, WHO आगा। यही कारण है कोऑपरेट सेवाएं भी इसके प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। सीधा प्रश्न पूछेगा, निम्नलिखित में से WHO के कौन से, निम्नलिखित में से WHO के कौन से प्राथमिक क्षेत्र नहीं है, 4 ऐसे देख चलेगा। अब देखो कोऑपरेट सेवा तो है ही इसके अंतर्गत, इसका तो हेल्थ तो कोई संबंध नहीं है, लेकिन आपका दिमाग भी थोड़ा आउट ऑफ जाना चाहिए, है नहीं। जो कोऑपरेट सेवाएं हैं ये भी किसके अंतर्गत आती है, WHO के अंतर्गत आती है। और चलो, निगरानी और प्रतिक्रिया करना। निगरानी करना मतलब जांच करना, है ना, निगरानी करना और प्रतिक्रिया करना। निगरानी जांच करने के बाद उस पर कार्य करना। अच्छा, 15 डॉक्टरों की टीम चाइना के अंदर पहुंची, उन्होंने कहा निगरानी करने के लिए कि वायरस आया कहाँ था, कौन सा वायरस, कोरोना वायरस आया कहाँ था, उनकी टीम वहाँ पहुंची, निगरानी की उन्होंने बताया इस तरह ये फैलता, जानवरों से फैला और पूरी दुनिया में ये जो घटना थी फेमस हुई, न्यूज़ पाई, यूट्यूब चैनल पाई। चलिए, और निगरानी और उसके बाद प्रतिक्रिया, उन्होंने कहा
कि जो चाइना के लोग थे उन्होंने कहा सर आप एक काम करो, है नहीं, क्योंकि जो चाइना ना वो भी तो इसका भाग, वो भी तो इसका ही पार्ट है, WHO का पार्टिसिपेटर, वो भी तो। उसने कहा 15 डॉक्टर की टीम एक काम करो, कोई वैक्सीन बनाओ। उन्होंने धीरे धीरे इतना समय बिता दिया और बाद में जाकर पता चला कि आपको तो पता होना चाहिए 18 महीने से पहले किसी भी नए वायरस की कोई भी वैक्सीन बनाना इट इज़ नॉट पॉसिबल, दैट इज़ द इम्पॉसिबल। समझे, कोई भी अगर जो नई वायरस या घटना होगी उस 18 महीने से पहले कोई भी वैक्सीन नहीं बन सकती। कारण क्या है कभी बाद में बताऊंगा, जब साइंस एंड टेक्नोलॉजी पढ़ाऊंगा, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर जब बायोटेक्नोलॉजी पढ़ाऊंगा जब बताऊंगा कि 18 महीने से पहले कोई भी वैक्सीन क्यों नहीं बन सकती। समझ गए, जितना पढ़ा रहा हूँ उस पर ध्यान दो। और स्वास्थ्य तो कितने क्षेत्र है इसके, 4 क्षेत्र। कौन कौन से, प्राथमिक क्षेत्र स्वास्थ्य प्रणाली में सुधार करना, और कौन कौन सा, संचारी और गैर संचारी रोग, और तीसरे नंबर पर कोऑपरेट सेवाएं, चौथे नंबर पर निगरानी और प्रतिक्रिया करना। चीज़ों को समझना सीखो, है ना। यहाँ लिखी हुई थी चीज़ें हार्ड लैंग्वेज में जो आपके अंदर होती है, जो बुक के अंदर अलग अलग क्षेत्र में, लेकिन मेरा काम क्या है उसे आपकी खुद की लैंग्वेज में कन्वर्ट करना और कन्वर्ट करके आपको आसान भाषा में समझाना। एक ही अल्टीमेट गोल होना चाहिए आपका, वो भी क्या, ओनली समझना। समझे, चाहे मैं कोई सी भी लैंग्वेज में समझा रहा हूँ, एक अल्टीमेट गोल आपका ये होना चाहिए, है ना। यही तो मैं चीज़ों को आसान कोड करके समझाता हूँ आपको, वरना आपको चीज़ें पढ़कर समझ में आनी स्टार्ट हो जाए तो फिर मेरी क्या जरूरत पड़ने वाली है ना। मैं कौन हूँ। और अच्छा चलिए कहानी को आगे बढ़ाएं बच्चों। WHO ना 2 प्रकार की, जिस तरह बताता हूँ जो 4 अक्षर बताए काफ़ी नोट करके चल जाना, काफ़ी चेक करूँगा सब बच्चों की। WHO जो होगा ना, WHO हर प्रत्येक वर्ष हर एक वर्ष के अंतर्गत, 2 वर्ष नहीं, हर प्रत्येक वर्ष के अंतर्गत 2 प्रकार की रिपोर्ट जारी करता। आइए 2 प्रकार की रिपोर्ट आप लिख सकते हैं। WHO मतलब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन 2 प्रकार की रिपोर्ट जारी करता है। अच्छा, 2 प्रकार की रिपोर्ट कौन सी होगी। नंबर फर्स्ट, सर उनका नाम बताओ। देखो, विश्व स्वास्थ्य रिपोर्ट, वर्ल्ड हेल्थ रिपोर्ट। अच्छा, कब जारी हुई थी, या 2019 में जारी हुई क्या। जी नहीं, अभी 2020 में तो जारी नहीं हुई, लेकिन 2019 का आंकड़ा मेरे पास है। 2019 का आंकड़ा मेरे पास है। पता क्या था 2019 में क्या हुआ, भारत के 10 सबसे प्रदूषित शहर के अंतर्गत दिल्ली प्रथम स्थान पर रहा था। आपको पता भी होगा, मैंने पहले क्लास में कभी बताया भी होगा, दिल्ली सबसे पहले स्थान पर था। तो ये वर्ल्ड हेल्थ रिपोर्ट जारी करी थी WHO के द्वारा। आए दिन इसकी अलग अलग विभागों में अलग मिलकर इसकी रिपोर्ट जारी की जाती है, याद रखना। इसलिए आज के बाद कभी भी करंट अफेयर पढ़ रहे हो तो करंट अफेयर को ना, अब आप करंट अफेयर पढ़ोगे, जब भी आप WHO आपके अंदर में रखकर पढ़ने वाले होंगे, अगर आपने मेरा वीडियो देख रखा होगा तो तुरंत आपका दिमाग यहीं जाकर फिट हो जाएगा। समझ गए, अपने अगर तमीज़ तरीके तैयारी करी होगी मेरे साथ। समझे, मैंने बताया था जिनमें पढ़ाता हूँ ना, बहुत ज़्यादा पढ़ाता हूँ। और क्या, विश्व स्वास्थ्य रिपोर्ट जारी करना, विश्व स्वास्थ्य रिपोर्ट के अंतर्गत, है ना। 2019 की रिपोर्ट बता रहा हूँ, तो 2019 के अंतर्गत रिपोर्ट के अंतर्गत उन्होंने कहा दिल्ली सबसे प्रदूषित शहरों में से एक होता है। अच्छा, स्वस्थ शहर कौन सा, स्वस्थ शहर इंदौर, है ना। स्वस्थ शहर कौन, एयर क्वालिटी इंडेक्स अच्छा नहीं है, कहाँ का, दिल्ली का। लेकिन अब तो पूरा तेरा क्लीन हो चुका है। देखो कोरोना वायरस का क्या है ना, कोरोना वायरस का कहर कैसा बता था। जो लोग कहते थे ना कि मैं ना कभी फास्ट फूड के बिना नहीं रह सकता, बेटे फास्ट फूड के बिना ही रहना पड़ गया। ऐसा जो लोग कहते हैं ना चाउमीन के बिना नहीं रह सकता, अब बेटे चाउमीन के बिना भी रहा है नहीं। ये कोरोना वायरस है। अच्छा, आधे लोग कहते हैं मैं ट्यूशन के बिना नहीं रह सकता, तो बैठो बेटे का। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कितनी रिपोर्ट, पहली रिपोर्ट वर्ल्ड हेल्थ रिपोर्ट। अच्छा, 2019 की जारी करी थी, हाँ जारी करी थी। आप नेट पर खोल कर पढ़ लेना क्या लिखा हुआ था। अच्छा चलो एक चीज़ दिखाता हूँ, चलो बाद में दिखाऊंगा, 1 मिनट रुको। वर्ल्ड हेल्थ रिपोर्ट 2019 जारी करी थी, 2020 की आने वाली हो रही, देख लेना। और दूसरे नंबर पर एक और रिपोर्ट जारी करता है स्वास्थ्य के लिए मानव संसाधन। स्वास्थ्य क्या चीज़ों को समझना स्टार्ट करो। हमारे स्वास्थ्य के लिए मानव संसाधन क्या क्या होने चाहिए, क्या क्या सही होगा, क्या क्या गलत होगा। ये चीज़ सही है आपके स्वास्थ्य के लिए, ये गलत है, इसे इस्तेमाल करना चाहिए, इसे इस्तेमाल करना चाहिए। जैसे मेरे पास हाथ में एक बोतल है, मैं इस बोतल को इस्तेमाल कर रहा हूँ, और बोतल के अंदर, है ना, जैसे बोतल को हम खोलते हैं ना, इसके अंदर ढक्कन के अंदर लिखा हुआ, देखो ढक्कन के अंदर लिखा हुआ 16 नंबर, है ना, इसके अंदर 16 नंबर लिखा हुआ। अच्छा, ये प्लास्टिक आप इसे बार बार यूज़ नहीं करनी चाहिए। क्यों नहीं करनी चाहिए, ये किसने बताया, इनके द्वारा, एयर क्वालिटी इंडेक्स के द्वारा बताया। ये एयर क्वालिटी इंडेक्स क्या हो, ये एयर की क्वालिटी इंडेक्स, एयर क्वालिटी इंडेक्स, है ना, जो हमारे यहाँ का स्वास्थ्य विभाग है ना। अच्छा, हमारे यहाँ का स्वास्थ्य विभाग कौन सा, हमारे यहाँ का स्वास्थ्य विभाग मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, जिसे कहते हैं
परिवार स्वास्थ्य कल्याण मंत्रालय, परिवार स्वास्थ्य कल्याण मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड वेलफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ फैमिली वेलफेयर जिसे बोलते हैं, मुझे तो इंग्लिश में नाम पता, समझे। उसके वो मंत्रालय, उसके मंत्री कौन है? स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय के मंत्री कौन है? हर्षवर्धन। कौन है? हर्षवर्धन। जो कहाँ के रहने वाले? दिल्ली के रहने वाले। अच्छा, कौन सी गली में रहते हैं? रहते हैं कृष्णा नगर में, गया वहाँ से। ये तो घूमने का फायदा। अच्छा, WHO कहता है एक काम करो, जो आपके यहाँ ना जो कोल्ड ड्रिंक आती है, कोल्ड ड्रिंक उसकी जो बोतल होती है ना, उस बोतल का अंदर एक ढक्कन दिखाई देगा, ढक्कन के अंदर देख लेना 16 नंबर लिखा होगा ना, तो बोतल कुछ समय के लिए यूज़ करना, उसके बाद उसे डिकम्पोस्ट करने के लिए आगे भेज देना, क्योंकि 16 नंबर लिखा हुआ तो नंबरिंग देता है, नंबरिंग इंडेक्स देता है, नंबरिंग देता होगा। ये कहता है कि ये वस्तु आपके लिए सही है या नहीं है, ये चीज़ें आपके लिए सही है या नहीं है। ये ह्यूमन रिसोर्स, मानव संसाधन, मानव अपने जरूरतों के लिए उपयोग करता है, उन्हें बोलते हैं मानव संसाधन। दैट इज द ह्यूमन सोर्स। ये ह्यूमन सोर्स मानव के लिए, स्वास्थ्य के लिए सही है या गलत है, इस तरह की रिपोर्ट कौन जारी करता? याद रखना सब बच्चे, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, अंतर्राष्ट्रीय संगठन इस तरह की रिपोर्ट जारी करता है। मैंने बताया ना, आपको ना सिर्फ उसी भाषा में समझाना पड़े जिस भाषा में आप पले हुए या बड़े हुए अभी तक, है ना। कोई प्रॉब्लम किसी बच्चे को? और अच्छा, WHO ने कोई काम भी किया क्या? मैंने बताया 1967 में बेटे बहुत बड़ा काम किया ना। इनका एक टारगेट हुआ था क्या? 1948 में, जब 12 जनवरी 1948 को ना भारत इसकी सदस्य ली थी, तो उनका एक अल्टीमेट गोल हुआ था। उस टाइम पे पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रधानमंत्री थे, उनका एक अल्टीमेट गोल था। पता क्या गोल था? उन्होंने कहा कि WHO को एक काम करो, क्या हमारे यहाँ पोलियो अधिक मात्रा में फैल रहा है, इसे खत्म करके दिखाओ। उन्होंने तो धीरे धीरे इस पर चर्चा और बहस चलती रही। चेचक भी बहुत अधिक मात्रा में फैल रहा था 1980 में ना। जब 1980 का समय आया, पूरी दुनिया, 1967 का समय था, 1967 में पूरी दुनिया में पोलियो के जितने मरीज थे ना, 67% भारत के अंतर्गत थे। अब बताओ, इतनी बड़ी बीमारियों को जड़ से खत्म करना था, तो WHO का एक प्रकार से आप ऐसे कह सकते हैं, WHO की परीक्षा हुई। जब WHO की परीक्षा हुई ना, तो चेचक, जो मैं चेचक बोल रहा हूँ, इस इंग्लिश में स्मॉल पॉक्स कहते हैं, स्मॉल पॉक्स। और यूट्यूब जो हम गूगल पर सर्च करते हैं ना स्मॉल पॉक्स, तो स्मॉल पॉक्स लिखा हुआ था, चेचक नहीं आता लिखा हुआ। समझ गए? जब विकीपीडिया खोलोगे, आप गूगल में सर्च करोगे, तो वहाँ का स्मॉल पॉक्स लिखा हुआ। स्मॉल पॉक्स क्या हो? स्मॉल पॉक्स चेचक था। चेचक एक ऐसी बीमारी थी WHO के द्वारा जिसका पूरी तरह उन्मूलन कर दिया गया, पूरी तरह खत्म कर दिया, जड़ से समाप्त कर दिया गया। उन्मूलन का मतलब जड़ से समाप्त करना है नहीं। तो स्मॉल पॉक्स एक ऐसी बीमारी थी 1980 में, इसका पूरी तरह खत्म कर दिया गया। उस समय WHO को विश्वास हुआ लोगों को, और जब धीरे धीरे जब इसके सदस्यों की संख्या 150 थी, अब धीरे धीरे बढ़कर 194 होने लगी थी। सभी लोग इसके सदस्य बनने स्टार्ट हो गए थे। समझ में आया कहानी? आया समझ में? इसे कहते हैं समझना। समझे? समझना नहीं, समझाना। समझना नहीं कहते सर? सर्च करना यूट्यूब पर, बताना मुझे, इसका लिंक सेंड करना, जिसमें इस तरह समझाया, उसका लिंक भी सेंड करना। समझे? तो 1980 में क्या हुआ था? स्मॉल पॉक्स खत्म कर दिया पूरी तरह। अब तो लोगों का विश्वास बढ़ना स्टार्ट हुआ किस पर? WHO। जो WHO संस्था थी ना, एक संगठन था, इस संगठन पर WHO पर लोगों का विश्वास कायम हुआ, और धीरे धीरे इसके सदस्य देशों की संख्या लगातार बढ़ती चली गई। ओके 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 ओके। और अच्छा, वर्तमान समय में इसका ना एक तो हो जनरल डायरेक्टर, जिसे बोलते जनरल डायरेक्टर, एक हो डिप्टी जनरल डायरेक्टर। अच्छा, ये जनरल डायरेक्टर कौन हो वर्तमान समय में? इथोपिया के रहने वाले, इथोपिया अफ्रीका के अंदर, याद रखना, एक डॉक्टर, नाम बड़ा ही खतरनाक नाम बताता हूँ, है नहीं, इन्हें बोलते हैं टेडर्स। इनका नाम है TEDROS, और उसके बाद ADHANOM, टेडर्स एडनम्स नाम है इनका। ये इथोपिया के रहने वाले, इथोपिया अफ्रीका के अंदर, अफ्रीका एक महाद्वीप, उसके अंदर रहने वाले हैं। इस देश के वो शायद मिस्र के रहने वाले, इथोपिया के रहने वाले, हाँ इथोपिया के रहने वाले हैं, जहाँ तक मैं गलत नहीं हूँ, है ना, उसके रहने वाले हैं। ये भी बहुत अच्छे व्यक्ति, इन्होंने MBBS की डिग्री प्राप्त, और उस टाइम ये जो बोलते हैं ना, पूरी दुनिया को ये करना पड़ता है स्वास्थ्य के प्रति, जो रिपोर्ट जारी करते हैं। अच्छा, ये रिपोर्ट जारी करते हैं ना, तो ये फ़ोन करते हैं भाई, यहाँ दिल्ली के जो है ना मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ और एंड फैमिली वेलफेयर के जो मंत्री मिनिस्टर कौन? हर्षवर्धन। अच्छा, हर्षवर्धन कौन है? हर्षवर्धन ने MBBS डिग्री ले रखी, MBBS डिग्री। अच्छा, इन्होंने कहाँ से ले रखी? दिल्ली से ले रखी, कानपुर तो पढ़े हुए हैं, ये कानपुर से पढ़े हुए। अच्छा, ये क्या करते हैं? फ़ोन करते हैं, कहते हैं एक काम करो, जो COVID-19 है ना, जो कोरोना वायरस का नाम बदल कर ना COVID-19 रखा गया, अपनी जो मीडिया चैनल है ना उनको COVID-19 दिखाओ।
COVID कोविड-19। अच्छा, ये कोविड-19 क्या है, उसकी जो हमारे यहाँ के हर्षवर्धन थे, उन्होंने फ़ोन करके पूछा इस तक इन तक किस तक इन तक एडम्स तक फ़ोन करके पूछा, अच्छा ये कोविड-19 का मतलब समझाओ सर। उसने कहा कि कोक्सीओ का मतलब कोरोना, और विया का मतलब वायरस, और डी का मतलब दिसंबर में आया था, 2019 में आया था। अच्छा, उन्होंने क्या क्या किया फिर, और जैसे ही उन्होंने फ़ोन किया और उसकी मीटिंग हुई, जो परिवार स्वास्थ्य कल्याण मंत्रालय के मंत्री हर्षवर्धन सिंह जी, अच्छा वे सामने आते हैं। तो बात कर रहे थे किसकी, कोविड-19 की, हर्षवर्धन की बात कर रहे थे आपको। बीजेपी के सांसद रहे, वो भी दिल्ली के बीजेपी सांसद रहे हुए, कौन, हर्षवर्धन जी है। नहीं, सारा नहीं कहना चाहिए उनके बारे में कुछ भी, नहीं तो उनकी कहानी पता मुझे, सबकी कहानी पता मुझे, आई दिन पढ़ता रहता हूँ ना। अच्छा, ये तो हो गए थे महानिदेशक, कौन, टेनर्स एंथम जी, ये उसके महानिदेशक। अच्छा, फिर ये तो जनरल डिप्टी जनरल हुए, ये तो जनरल हुए, इसके जनरल डायरेक्टर। अच्छा, तो डिप्टी जनरल डायरेक्टर कौन है, ये आज आपको जानना जरूरी है कि जनरल डिप्टी डायरेक्टर कौन है, डिप्टी जनरल डायरेक्टर कौन है। डिप्टी मतलब उप निदेशक, जहाँ डिप्टी नाम है ना, इसका मतलब उप हो, यानी उनसे छोटा जो हो। अगर ये नहीं होने का पद तो कौन कौन काम करने वाला है, तो उप महानिदेशक काम करने वाला। अच्छा, उप महानिदेशक कौन, आइए इनके बारे में जानते हैं। उप महानिदेशक कौन है, इनके लिए आपको गर्व होना चाहिए, इनके लिए आपको गर्व होना चाहिए। आप इनके लिए एक बार घर बैठकर तालियां बजाना, समझ गए नहीं, और इनसे सीख लेना। सब लड़कियां, इनकी फैमिली तो, और इनके पूरी, जिसका मैं नाम बताने वाला हूँ, ये भारत के रहने वाले, खुशी की बात ये है ये भारत के रहने वाले, समझे। आइए इनका नाम जानते हैं, डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन। अच्छा, ये कौन है सर, इनके बारे में जरूर बताओ, कैसे रुक सकता हूँ, तुम बता। सोनू सर है ना, टेंशन मत लो, सोनू सर है ना, बताइए जाओ। डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन, पता कौन है। जब ना 1967 में ना, 1967-64 के अंतर्गत है ना, भारत भूखमरी के दौर में गुजरा था ना, कि यहाँ फसल नहीं पैदा हो रही थी। उस समय गेहूँ का और चावल का और अलग अलग फसलों का इतना अधिक मात्रा में उत्पादन हुआ था, तो आप जानकर हैरानी हो जाओगी, हैरान हो जाओगे, इतनी अधिक मात्रा में उत्पादन हुआ था इन चीज़ों का, सबका, किसका, गेहूँ का, चावल का। तो उस क्रांति को ना, और लोगों को भूखे नहीं, फिर अकाल नहीं पड़ा। फिर उसके बाद धीरे धीरे उस क्रांति को ग्रीन रिवॉल्यूशन के नाम से जाना जाता, हरित क्रांति के नाम से जाता इतिहास के अंतर्गत उसे। और वो कौन ले गए थे, पता कौन ले गए थे, वो ले गए थे MS स्वामीनाथन। अच्छा, तो फिर हम क्यों बता रहे सर आप ये, इसलिए बता रहा, MS स्वामीनाथन की लड़कियाँ, समझे, कौन, डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन। आज कहाँ सी, आज है WHO की उप महानिदेशक, समझ गए। बाप ने देखो कितनी बड़ी क्रांति ले गई। अच्छा, इनके दो बहन भाई भी है, वे भी MBBS विदेश से नहीं पढ़ गई हैं, बाद में जाकर कैलिफोर्निया उसमें पढ़ी हैं, बाद में जाकर कैलिफोर्निया में, शायद हाँ कैलिफोर्निया में पढ़ी, लेकिन पुणे के कॉलेज से पढ़ गई हैं। MBBS इन्होंने यहीं से करी, समझ में आया, MBBS यहीं से करी, भारतीय अखिल भारतीय संस्थानों से MBBS करके गई हैं। आज देखो कहाँ पहुँच गई हैं, डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन। इनके बारे में जानना ही बहुत ज़रूरी है। अच्छा, इनका फोटो दिखाओ सर, चलिए इनका फोटो दिखाता हूँ, डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन। अच्छा, डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन, देखो सब बच्चे, इनका फोटो देखना। दिख रहा होगा सब बच्चों को, कौन है, डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन। और जानते हैं इनके बारे में। अच्छा, ये कौन है, देखो 1960 वर्ष की आयु में इनका जन्म हुआ, चेन्नई में। शिक्षा देखो इसकी, ओमोड ऑक्सफोर्ड मेडिकल कॉलेज पुणे से भी इनकी व्यवस्था है ना। भाई बहन का नाम भी लिखा हुआ, देखो लिखा हुआ। अच्छा, देखो इनके पिता का नाम MS स्वामीनाथन है ना, मीना स्वामीनाथन है ना। और जानना चाहते हो इनके बारे में, चलो। और देखो विकिपीडिया जानकारी देगा, गूगल बाबा। अच्छा, सौम्या स्वामीनाथन एक भारतीय बाल रोग विशेषज्ञ है। चलिए, और क्या जानना चाहते हो आप इनके बारे में। और देखो, राष्ट्रीय बोर्ड डिप्लोमा भी किया इन्होंने, है ना, दिल्ली के संस्थान में डिप्लोमा भी किया। और व्यक्तिगत जीवन के बारे में पुरस्कार भी मिले हुए हैं ना, है ना। ये डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन। तो बच्चों, डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन के बारे में पता चला। डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन के बारे में समझाया मैंने आपको, समझ में आया। चलिए अब कहानी को आगे बढ़ाएं। अच्छा,
अब कापी में हेडिंग बनाओ, उपमहानिदेशक का नाम पता लग गया आपको, महानिदेशक का नाम पता लग गया, और इसका उद्देश्य सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, इसका अल्टीमेट गोल क्या हो, क्या इसका ऑब्जेक्टिव होगा, जो WHO होगा ना उसका उद्देश्य क्या है, क्या इसका ऑब्जेक्टिव। याद रखना जब भी आज के बाद हम कोई भी संगठन पढ़ रहे होंगे, ये 4-5 चीज़ें याद रखना। पहली बात उसकी स्थापना कभी, दूसरी बात ये उसका मुख्यालय कहाँ से, तीसरी बात ये कौन सी रिपोर्ट जारी करता, चौथी बात ये उसका ऑब्जेक्टिव क्या, उद्देश्य क्या, पांचवी बात ये उसके कार्य क्या। ये 5 बातें आपको याद रखनी होगी किसी भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की। जब हम आपको बात समझा रहे हो तो याद रखना है, ये बातें आपको याद होनी चाहिए, इन बातों को केंद्र में रखकर पढ़ना होगा। कोई सा भी एग्जाम क्लियर करना हो और सबसे अल्टीमेट गोल उसका ऑब्जेक्टिव यानी उद्देश्य या कार्य तो पता ही होना चाहिए, समझे। उद्देश्य, अच्छा कोई भी संगठन हो बिना उद्देश्य के नहीं बनाया जा सकता। मैंने भी एक संगठन बनाया SN10 एजुकेशन, इसका कुछ उद्देश्य होगा, अल्टीमेट गोल होगा बच्चों को जागरूक करना पढ़ाई के प्रति। ये पढ़ाई इस तरह भी होती है, इस तरह आप समझ सकते हैं, इस लैंग्वेज में, जिस लैंग्वेज में आप रहते हैं उस लैंग्वेज में आप समझ सकते हैं, आसान भाषा में चीज़ों को डिकोड करके समझा जा सकता है। इसका एक अल्टीमेट गोल ये है SN10 एजुकेशन का। अच्छा सर SN10 का मतलब बताओ, क्यों बताऊँ। और उद्देश्य और कहानी को आगे बढ़ाएं, पहला उद्देश्य आप लिखने वाले इसके अंदर सभी लोगों के स्वास्थ्य के लिए उच्चतम संभव स्तर की प्राप्ति से में सहायता करना। मैंने बताया विश्व के जितने भी लोग रहते हैं ना, है उनकी जो स्वास्थ्य होगा, इसका उद्देश्य स्वास्थ्य की गुणवत्ता में सुधार करना, इसका उद्देश्य है। और आप देखोगे सबका अल्टीमेट गोल यही है, चाहे वो कोरोना वायरस हो, चाहे वो डिजीज रही हो, तपेदिक बीमारी यानी TB रही हो हमारी, चाहे पोलियो रही हो, स्मॉल पॉक्स चेचक रही हो, अनेक प्रकार 10 बीमारियों को इन्होंने खतरनाक घोषित किया हुआ। 10 बीमारियाँ, 11वीं बीमारी हो जोड़ लेना कोरोना वायरस का नाम आने वाला। ये 11 बीमारी ऐसी जिन्हें खतरनाक घोषित किया गया है नहीं। 10 बीमारी अब तक तो गूगल पर सर्च करोगे तो 10 बीमारी दिखाई देगी, 10 के 10 नाम आपके याद रखने। TB हुआ, मलेरिया की दवाई आज तक नहीं बन पाई, पिछले साल बन पाई, वो भी अफ्रीका के लोग, अफ्रीका में मिली उसकी दवाई एक औषधि के रूप में। यहाँ हम एक हाइपोक्लोरिक क्या नाम है उसका दवाई का, जो मलेरिया के लिए यूज़ करते हैं, उस बीमारी को अभी हम कोरोना वायरस में भी यूज़ करने की कोशिश कर रहे हैं, उससे मरीज ठीक हो रहे हैं हमारे यहाँ से, समझे। और तो उद्देश्य समझे आप इसका। अच्छा और क्या आपको बताऊं, पूरी दुनिया ना, अब एक बात बताओ अगर इसका मुख्यालय कहाँ से, इसका जो मुख्यालय मेन हेडक्वार्टर वो कहाँ, वो याद रखना वो जिनेवा के अंदर। लेकिन भारत पूरी दुनिया को ना इतना 194 देश है यार, देखो तो कैसा कवर करते होंगे। तो जो भारत है ना, भारत के अंदर भी इसका मुख्यालय वो कहाँ, सब आपको ये किस तरह होगा कि भारत इतना बड़ा देश होगा। जी हाँ सुनो तो एक मिनट, कहीं जो जितने भी दक्षिण एशियाई देश है ना, दक्षिण एशियाई देश WHO के लिहाज पर सार्क के सदस्य नहीं, क्या नाम है, दक्षिण एशियाई देश जितने भी हैं ना, उनका जैसा पाकिस्तान, नेपाल, भूटान जितने दक्षिण में बसते हैं, लक्षद्वीप, मालदीव, मोरक्को, मास्को है ना, मेडागास्कर और केन्या, इस तरह जितने भी देश होंगे ना, नीचे दक्षिण एशियाई देश होंगे। दक्षिण एशिया के दक्षिण में जितने देश रहते होंगे उनका सबका मुख्यालय कहाँ, दिल्ली के अंदर। अच्छा चलो सर उसका बताओ फिर अफ्रीका कहाँ। अच्छा अफ्रीका का बेटा उसके अंदर मिस्र के अंदर। अच्छा सर उसका बताओ अफ्रीका कहाँ थी, मिस्र के अंदर। अच्छा कौन से जगह, कांगो घाटी के अंतर्गत पाया जाएगा। अच्छा इस तरह ही यानी पूरी दुनिया को ना अलग 6 जोन में बांटा हुआ। 6 जोन का आपको नाम भी नहीं याद रखने कि कौन कौन से जोनों बांटा गया। जिस तरह अमेरिका होगा, पूरा अमेरिका के अंदर भी इसका हेडक्वार्टर है, अमेरिका के अंदर भी हेडक्वार्टर, मेन हेडक्वार्टर जिनेवा ही, मेन हेडक्वार्टर जिनेवा ही है नहीं, जितने फैसले होंगे। अच्छा अमेरिका के अंदर कहाँ थी, वाशिंगटन सिटी के अंदर, बहुत अच्छा शहर है, घूमना कभी। और चलो भारत के अंदर, भारत जितने दक्षिण एशियाई देश है ना, उसका मुख्यालय कहाँ थी, दिल्ली के अंदर है। अच्छा दिल्ली के अंदर कहाँ थी, कृष्णा नगर कॉलोनी में ही, समझे क्या। कृष्णा नगर कॉलोनी कहाँ थी, मेट्रो स्टेशन है कि मेट्रो स्टेशन जाते होंगे, मेट्रो स्टेशन पर सब दिखा देगा आपको, वहीं छोड़ आ जाएगा। इतना नहीं जानना यार, ये बता देता हूँ मैं, घूमा हुआ है ना, बता देता हूँ मैं, सब देखा हुआ मैंने। कार्य, अच्छा कार्य पे देखो, WHO पहला कार्य लिखना, इसका कार्य बड़ा महत्वपूर्ण होगा। अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य से संबंधित जितने भी मामले होंगे उनमें अपनी रिकमेंडेशन देना,
है नहीं, अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य संबंधित जितने मामले होंगे, स्वास्थ्य संबंधित अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जितने मामले होंगे उनमें अपनी सिफारिशें पेश करना, रिकमेंडेशन देना, इसका कार्य होता है किसका? WHO का, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन, जिसका मुख्यालय कहाँ? जिनेवा के अंदर। अच्छा, कितने जोन में बांटा हुआ? 6 जोन में। अच्छा, भारत है, हाँ भारत में दक्षिण एशियाई देशों का जो मुख्यालय है ना, सार्क के देशों का नहीं कह रहा मैं, सार्क के देश भी दक्षिण एशिया देश के अंतर्गत आते हैं, लेकिन जिसका मुख्यालय है ना, वो मुख्यालय कहाँ है इसका? दिल्ली के अंदर, दिल्ली के अंदर इसका हेडक्वार्टर। चलिए, और WHO कार्य याद रखना क्या? अपनी रिकमेंडेशन देता, और कोई संधि हो, WHO किसी के साथ संधि कर सकता, समझौता कर सकता कि इस बीमारी तो मिलकर इस तरह लड़ा जाना चाहिए, है ना। जिस तरह भारत के साथ में मिलकर उन्होंने पोलियो मुक्त भारत अभियान चलाया था, आपने सुना भी होगा, है नहीं, पोलियो मुक्त भारत अभियान चलाया था। जो वो थे ना अमिताभ बच्चन, उसका ऐड देते थे पोलियो, है नहीं, 2 बूंद जिंदगी की, आपने देखा भी होगा। इस तरह ऐड चलाए जाते हैं ना, ये सब काम किसका होता था? ये सब काम मुझे पता किसका होता था? ये सब काम भारत WHO के साथ मिलकर ट्रीटी करता था, संधि करता था, समझौते करता था। इस बीमारी के साथ हमें मिलकर लड़ना होगा, है ना, और मिलकर लड़ना होगा, और भारत को पोलियो मुक्त करना होगा। इस तरह चले जाते हैं, अलग अलग देशों में भी इस तरह समझौते और संधियाँ होती है। ये सब तो किसका काम है? WHO का ही काम होगा। स्वास्थ्य के प्रति सचेत करना, अल्टीमेट गोल समझो, पूरी दुनिया के अंदर पूरी दुनिया को स्वस्थ बनाना, जो कभी नहीं हो सकता, है ना। भारत के लोगों के अंदर एक ही कमी, पता किसकी? मानसिकता ही कमी। पूछो कैसे, है नहीं। तो भारत जैसा भारत का स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय, है ना, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ फैमिली वेलफेयर, है ना, इन्होंने क्या चलाया? भारत स्वच्छ मिशन चलाया, है ना। भारत स्वच्छ मिशन पूरी तरह सक्सेसफुल नहीं हो पाया, है ना। क्यों? क्योंकि भारत के लोगों के अंदर मानसिकता में कमी। वे आज भी सोच के लिए पता कहाँ निकलते हैं? खेतों क्यों निकलते हैं, है ना। मैं ऐसा मानते हैं, घर में जो संडास हो, संडास देखो, संडास समझते हो किसे कहते हैं? घर में शौच करना चाहिए, अशुभ मानते हैं जो पंडित लोग होते हैं। इसी के उपलक्ष्य में अक्षय कुमार की एक पिक्चर टॉयलेट एक प्रेम कथा भी बनाई गई थी, है ना। अगर आपने देखी हो तो, नहीं देखी तो देख लेना जाकर, मेरे साथ फिल्म बन जाओगे, समझ गया। क्यों? तो कहाँ भारत की लोगों के अंदर मानसिकता में कमी। और जब तक हम किसी भी देश के अंदर लोगों की मानसिकता नहीं बदल सकते, तो तब तक हम किसी भी योजना को धरातल पर नहीं उतार सकते। और एक अधिकारियों का और एक किसी भी विभाग का, कल्याण मंत्रालय का, ये सब पब्लिक सर्विस होते हैं, पब्लिक सेवाएं कर सकते हैं। सबका काम है जनता की सेवा करना, लेकिन उन्होंने तो अपने आप को बढ़ा चढ़ा कर दिखाना पड़ता, है नहीं। कहता मिनिस्टर आया हुआ, भाई मिनिस्टर नहीं, तुम्हारा नौकर हो, समझे। अपनी भावनाएं समझो, पहले अपने राइट्स जानो, अपने खुद के राइट्स जानो, फिर समझ में आने स्टार्ट हो जाएगा। डेमोक्रेसी आज भी पूरी तरह धरातल पर नहीं है, मैं दोबारा फिर कहता हूँ, है। जब डेमोक्रेसी पूरी तरह धरातल पर आ गई ना, प्रधानमंत्री आपके घर में बैठ कर चाय पी रहा होगा, समझिए, साइकिल पर घूम रहा होगा। जब डेमोक्रेसी धरातल पर आ गई, दुनिया 8 बॉडीगार्ड इधर, 8 बॉडीगार्ड इधर होंगे। ये डेमोक्रेसी खूबसूरती, समझे। जिन्होंने हमारे संविधान बनाया होगा, कितने महान लोग होंगे वे, कि कितनी कल्पनाएं करी होंगी, जिन्होंने राजनीति से तो बराबर में रखे होंगे, है नहीं। DPSP हमारे बराबर में रखे हों, फंडामेंटल राइट्स की जड़ में रखे, भाग 3 में फंडामेंटल राइट रखे, और भाग 4 में राज्य निर्देशक तत्व रख रखे कि राज्य के लिए इस तरह के निर्देश उपकरण दिए गए कि राज्यों की नियम पालन करने होंगे, तो तब जाकर हम एक वेलफेयर स्टेट का निर्माण कर सकते हैं, समझे। तो अब देखो, आज भी इन्होंने संचालित नहीं कर पाए हम, आज भी इन्हें संचालित नहीं करना। उसके बाद हमें राइट्स भी दे दिए गए, ड्यूटीज़ भी दी गई। ड्यूटीज़ क्या होती है? जो 51A के तहत रखी गई, है ना। मैं बार बार जिक्र करता रहता हूँ उसका, इन्हें पढ़ो, समझो, समझ में आया। तो सुनते रहो, सोनू सर का ज्ञान। और क्या? तो सिफारिश से पहले प्रस्तुत करना। अच्छा, अभी आपने देखा होगा ये कोविड-19, स्मॉल पॉक्स, चेचक, नाम किसने रखे? नाम किसी भी नए रोग की नाम वाली पद्धति की समीक्षा करना। अच्छा, समीक्षा करना क्या हो? ये सही है या गलत है, ये नाम सही है, ये गलत है, इसकी समीक्षा करना, इसको कहते हैं समीक्षा करना, है ना। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आप लोग उसकी समीक्षा कर सकते हैं कि मैं सही पढ़ाता हूँ या गलत पढ़ाता हूँ। कैसे समीक्षा कर सकते हैं? आप कमेंट बॉक्स में जाओ, मुझे बता दो कि सर आज आप तो बहुत अच्छा पढ़ाए हो, है नहीं, तो बहुत अच्छा टॉपिक समझाए हो, बहुत अच्छा समझ में आए हैं, है ना। आप मुझे बता सकते हैं, इसकी समीक्षा कर सकते हैं, इसे कहते हैं समीक्षा करना, है ना। चलिए, समीक्षा का ये मतलब हो चीज़ें आपके फेवर में, आप इसका पॉजिटिव साइड भी जा सकते हैं, इसका नेगेटिव साइड भी जा सकते हैं, इसे बोलते हैं समीक्षा करना। अच्छा, सर फिर मूल्यांकन करना क्या हो, ये बात बताइए। कोविड-19, तो कोविड-19 जैसा नाम हो, है ना, उदाहरण दे रहा हूँ, लेटेस्ट उदाहरण दे रहा हूँ। तो कोविड-19 जैसा किसी भी नई बीमारी का अगर नाम की पद्धति संशोधन करना हो, है ना, उसका नाम रखना हो, उसकी समीक्षा करनी हो, तो किसका काम होगा? ये WHO का काम होता है। चलिए, है ये नाम कहाँ से, चेचक कहाँ से आया, स्वाइन फ्लू कहाँ से आया, है ना, इस तरह के जो नाम दिखाई देंगे आपको, ये कहाँ से आए, तो ये किसके द्वारा आए गए? WHO के, यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसके ही कार्य होती है। चलिए, और
और क्या और जानते हैं? अच्छा, जो इसका तीसरा काम है ना, इसे दिमाग में सेट कर लेना। इसका काम खाद्य जो पदार्थ होंगे, खाद्य और औषधीय पदार्थ, खाद्य और औषधीय पदार्थों के अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण को प्रोत्साहित करना। ये कहते हैं जो खाद्य पदार्थ होंगे ना, और खाद्य पदार्थ होंगे और औषधीय पदार्थ होंगे, वे आपके लिए सही है या गलत, उनके मानक तैयार करना। ये स्टैंडर्ड चीज़ है या नहीं है। अच्छा, एक काम करते हैं, चलो गांव के लोगों की बात बताता हूँ। आज भी क्या होता है, अगर इनके हाथ में खून निकल जाए ना, तो एक साइड से पत्ता तोड़ेंगे और उसको बांध लेंगे, उस पर पूरी तरह विश्वास करते हैं। अच्छा, विश्वास करते हैं। अब आपको कैसे पता ये सही है गलत है? उन्होंने रीतियाँ बनाई हुई है ना। WHO ऐसी रीतियों को काम नहीं करता, वो इसकी जांच करता क्या ये वास्तव में सही है या गलत है। सिनकोना का नाम सुना है? सिनकोना एक वृक्ष हो सिनकोना का, है ना। वो किस में काम आता है? मलेरिया में काम आता है शायद, है ना। मलेरिया में काम आता है सिनकोना का जो वृक्ष हो, मलेरिया की दवाई में काम आता है। अच्छा, उसमें क्या करते हैं लोग, उस पर विश्वास करते हैं। WHO ने जांच की उसकी, उसका मानक तैयार किया। हाँ यार, ये तो बहुत अच्छा पौधा है नहीं, इसे सेव करके रखना चाहिए, इसे बचाना चाहिए, ये बहुत अच्छी औषधि है। अच्छा, और एक काम करते हैं, आप चाउमीन खाते हैं? आप है, चलो चाउमीन खाते हैं। जो चाउमीन खाते होंगे, आपको कैसे पता स्वास्थ्य के लिए सही है या गलत है ना। खाद्य पदार्थ ही तो, ये खाद्य पदार्थ की जांच को पता कौन करता है? ये खाद्य पदार्थ की जांच करने के लिए काम है WHO का। ये चीज़ सही है या गलत है, कहीं आपके स्वास्थ्य को नुकसान तो नहीं पहुंचाने वाली। ये भी तो कहते हैं ना बेटा स्वास्थ्य संगठन, समझिए। गारंटी, पूरा वीडियो देखने के पश्चात अगर खून के अंदर WHO ना बस गया ना, तो नाम सोनू नहीं है, पढ़ाना छोड़ दो, है नहीं बेटे। रात को सोते वक्त ना दिमाग में आज पूरे दिन WHO घूमोगा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ना घूमा ना। वीडियो देखने के बाद WHO ना रहा पूरे दिन मुंह पर, तो याद रखना नाम सोनू नहीं है, SN10 एजुकेशन नहीं देख रहे थे। और ये मैंने आपको बता दिया, आज तक इसने ना 10 नई बीमारियों खोज की। गूगल सर्च कर लेना, 10 नई बीमारियों की खोज की इसने, कि ना जानलेवा बीमारियाँ, इन सबको दूर बचकर रहना चाहिए। 10 जन। अच्छा सर, इनका नाम बताओ, 1 मिनट रुको, 10 के नाम याद नहीं करने, कुछ ऐसे नाम बताता हूँ जो आप याद रख सकते हैं। TB है नहीं, देखो 2022 तक भारत सरकार का लक्ष्य भारत को TB मुक्त करना। तद्देपिक बीमारी सर, TB का मतलब तद्देपिक बीमारी है नहीं, तद्देपिक वायरस बोलते हैं सर, TB है ना। इसका तद्देपिक वायरस इसे बोलते हैं, इसे मुक्त करना 2022 तक भारत सरकार का लक्ष्य है। भारत सरकार का लक्ष्य, और ये किसने कहा? ये कहा WHO ने किसे फोन किया? हर्षवर्धन को। हर्षवर्धन कौन है? परिवार स्वास्थ्य कल्याण मंत्री। अच्छा, ये परिवार स्वास्थ्य कल्याण मंत्री कौन है? हर्षवर्धन। अच्छा, हर्षवर्धन। चलिए, ये काम समझ में आ रहा बेटे। इस तरह पढ़ाई इस तरह होती है, ये चीज़ों को अपनी लैंग्वेज में समझना होगा, जब भी समझ में आएगी, नहीं तो वरना समझ में नहीं आएगी। ओके, चलो सर आगे समझाओ। तो 10 नई बीमारी खुद की, TB होगी, और कैंसर हुआ, और कौन था, और भाई आपको जो दिखाई देगा मलेरिया हुआ, TB, कैंसर, मलेरिया, और स्वाइन फ्लू हुई, स्वाइन फ्लू भी शायद रखा हुआ। हाँ, और भी बहुत सारी बीमारियाँ, मेरी ये बीमारी याद आई और मैं इतनी याद रखता हूँ। 10 नई बीमारियों के नाम आपको याद रखने कोई आवश्यकता नहीं है, कुछ खास बीमारियों का नाम पता होना चाहिए। करंट तक डेटा रहना बहुत ज़्यादा जरूरी है ना। जब कभी भी आज के बाद WHO का नाम सुनो, तब WHO का चैप्टर खोल लेना, काफी में जाकर दोबारा फिर पढ़ लेना, याद हो जाएगा, है ना। जब भी न्यूज़ सुननी हो या देख लो। ओके, अच्छा बता किसी बच्चे को कि 7 अप्रैल को क्या मनाया जाता? वर्ल्ड हेल्थ डे, है ना। 7 अप्रैल को क्या मनाया जाता? वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया जाता। 7 अप्रैल को मनाया जाता वर्ल्ड हेल्थ डे। तो 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया जाता, लेकिन इसी के संदर्भ में WHO के द्वारा लोगों को जागरूक करने के लिए ना 31 मई को, लोगों को जागरूक करने के लिए, डेट नोट कर लो, 31 मई को, है ना। 31 मई को हर साल विश्व तंबाकूहीन दिवस मनाया जाता। ये भी WHO की टैगलाइन है। उन्होंने कहा कि तंबाकू का सेवन नहीं करना चाहिए, तो जो तंबाकू हो ना उसका सेवन नहीं करना चाहिए। WHO की टैगलाइन में 31 मई को प्रत्येक वर्ष ये मनाया जाता है ना। और इसकी अलग अलग थीम होती है, और थीम को लेकर पेपर में सवाल आते हैं। थीम क्या होती है कि एक साल तक यही थीम रहेगी, अल्टीमेट गोल ये होना चाहिए। जिस तरह जो वर्ल्ड हेल्थ रिपोर्ट थी, है नहीं, और जो वर्ल्ड हेल्थ डे बनाया गया था 2019 का, उसकी थीम थी हेल्थ फॉर ऑल, एवरीवन एवरीवेयर।
इसकी थीम थी, है ना। इस तरह थीम को लेकर आयोजन पेपर में सवाल पूछे जाते हैं। इसलिए आप मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, एनसीईआरटी बुक में भी लिखा हुआ, कृपया करके वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से संबंधित, विश्व स्वास्थ्य संगठन से संबंधित कक्षा 9 की बुक में लिखा हुआ विश्व स्वास्थ्य संगठन से संबंधित वर्तमान घटनाओं पर नजर रखें, समझे। ये लिखा हुआ कक्षा 9 के साइंस में लिखना। 31 मई को मनाया जाता है। चलिए और एक और बताओ सर, चलिए और लो 26 मई, एक है 26 जून गर्मियों के दिनों में ना एक और दिवस मनाया जाता, अंतर्राष्ट्रीय नशाखोरी विरोधी दिवस मनाया जाता है। जो लोग नशा करते हैं उन्हें जागरूक किया जाता है 26 जून को, है ना। और इसकी भी अलग अलग थीम होती है आए दिन। ये थीम कौन डिसाइड करता है? WHO डिसाइड करता है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नहीं है। और ये तंबाकू वाला भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत अधिक मात्रा में सेवन होता है। ये तो मैंने आपको पढ़ाया भी हुआ। 1 दिसंबर हो ना, 1 दिसंबर, ये तो बहुत कॉमन डेट है, ये तो सबको पता होना चाहिए। 1 दिसंबर को प्रत्येक वर्ष लोगों को जागरूक करने के लिए एड्स दिवस ही मनाया जाता है, एड्स दिवस, ताकि एड्स के प्रति लोगों को सचेत किया जा सके, है ना। आपको पता एड्स एक बहुत खतरनाक बीमारी के रूप में उभर गई थी, है ना। चलिए कभी और चर्चाएं करेंगे एड्स के बारे में भी, है ना। तो इस तरह एड्स किससे होता है? HIV वायरस के कारण होता है। अच्छा, वायरस और संक्रमण में क्या अंतर हो? एक तो वायरस हो और एक वो हमारा जीवाणु हो, इनमें क्या अंतर हो? कभी बायोलॉजी पढ़ाऊंगा ना तो बायोलॉजी भी अलग सेक्शन लूँगा, बहुत अच्छे तरीके से समझाऊंगा, है ना। जो सवाल बन सकते हैं सब पता बैठे मुझे, किसी भी एक क्षेत्र में जहाँ जो आपके मन में पर्सन आ रहा है नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के चले जाना। जोन सी लैंग्वेज में उस लैंग्वेज में पढ़ा दूंगा, समझ। जोन सी लैंग्वेज में चाइनीज में पढ़ा दूंगा, फुल इंग्लिश का तो मैं ज्ञाता हूँ, समझिए। इंग्लिश से पढ़ा दूँगा पूरा का पूरा टॉपिक, जो क्या होगी, जिस तरह क्या होगी इस तरह समझा दूंगा, समझिए। कुछ दिन में वो जापान के लोगों को पढ़ा दूंगा, कुछ दिन में वो बस जापान के लोगों को पढ़ाने की क्षमता रखता हूँ। यूँ बताओ, सारा काम छोड़ो, बस आपका हिंदी में समझ में आया नहीं आया, इतना पता होना चाहिए कि आप हिंदी में जो मैंने समझाया उसे समझ पाए या नहीं, है ना। आपका अल्टीमेट गोल होना चाहिए, ये नहीं कि मैंने क्या पढ़ाया। आपका अल्टीमेट गोल होना चाहिए, एक ही गोल, आपका एक ही लक्ष्य होना चाहिए, आपका टारगेट एक ही होना चाहिए कि जो मैं पढ़ाता हूँ क्या वो आपकी समझ में आता है, हाँ या नहीं। अगर आपकी समझ में आता है ना तो नोट करना, सारा नोट्स बनाना बहुत अच्छे तरीके से। बड़ी मेहनत करता हूँ यार, 8-10 साल तक लगातार मेहनत कर चला, समझ में आया। चलिए तो बच्चों अब हमारी मुलाकात होगी अगले अगले सप्ताह। तब तक के लिए आप खुश रहिए, सुखी रहिए, दुखी मत रहिए, सुखी रहिए, पढ़ते रहिए, न्यूज़ देखते रहिए, WHO संबंधित जानकारी को इकट्ठा कीजिए और उन्होंने अपने नोट्स में मेंशन कीजिए। और हाँ एक रिक्वेस्ट और, जब आप WHO का टॉपिक करेंगे, कोई भी टॉपिक करते हो किसी भी सब्जेक्ट में, तो एक काम करिए, उसके सामने एक पेज ब्लैंक छोड़िए। जब आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाए, चैप्टर कंप्लीट होने के पश्चात उसके सामने एक पेज ब्लैंक छोड़िए। क्यों? जब भी हिस्ट्री में संशोधन होते नहीं है, जैसे आप पॉलिटिकल पढ़ रहे हैं, जैसे आप वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन पढ़ रहे हैं, जैसे आप कोई भी अंतर्राष्ट्रीय संगठन पढ़ रहे हैं और उसमें लगता है आपको इसमें समय समय पर संशोधन होते रहते हैं, तो कृपया करके अपने नोट्स में उसे मेंशन कीजिएगा। उसके बाद आपको नोट्स को कोरेक्शन करने में आसानी होगी, समझिए। इसलिए मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, क्योंकि मुझे पता है आपका दिमाग जो है कहाँ तक चलता है। मैं आपको सुनता हूँ, आप मेरे पास पढ़ने वाले बच्चे हैं, आपको अंदर से लेकर बाहर तक जानता हूँ, समझ। तो बच्चों समझ में आया? तो आज के एपिसोड में इतना ही। अगली बार हमारी मुलाकात अगले सप्ताह होगी। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, खुश रहिए और दुखी मत होना बिल्कुल भी, और पढ़ते रहना और पॉजिटिव रहना और दिमाग को फ्रेश रखिए, स्वस्थ रहिए। आपने नाम सुना होगा, जान है तो जहान है। ये भी कभी इसी की टैगलाइन नहीं हुई है, इसी साल में जान है तो जहान है। इसलिए आपको WHO पढ़ाया गया, इसलिए आप कोरोना वायरस से बच के रहिए, साफ सफाई का ज़्यादा ख्याल रखिए। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, वंदे मातरम।